एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पिछली जिंदगी में स्वॉर्डसेंट बनकर तलवारबाजी की हर हद पार कर दी थी। मौत के बाद उसका जन्म एक ऐसी दुनिया में होता है जहां तलवार की कोई कीमत ही नहीं। यहाँ सिर्फ मैजिक को असली ताकत माना जाता है और तलवार चलाने वालों का मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन उन्हें क्या पता, ये बच्चा कोई आम जादूगर नहीं, बल्कि इतिहास का सबसे खतरनाक तलवारबाज है। अब वो अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैनशिप को मैजिक के साथ मिलाकर पूरी दुनिया को दिखाने वाला है कि असली ताकत जादू में नहीं, उसे चलाने वाले इंसान में होती है। हमारी कहानी स्टार्ट होती है रात के चमकते आसमान के नीचे। कैंपफायर के पास सैनिक पहरा दे रहे थे, जबकि चांद की रोशनी पूरे सैन्य शिविर पर बिखर रही थी। एक अंधेरे से तंबू के अंदर काले कवच में एक अकेला योद्धा मोमबत्ती की हल्की रोशनी में चुपचाप बैठा अपनी तलवार को बड़े ध्यान से चमका रहा था। उसके लिए यह तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं थी, बल्कि अपने स्वामी के प्रति उसकी अटूट वफादारी का सबसे बड़ा सबूत थी। लॉर्ड एटलस के प्रति सीधी वफादारी की शपथ लेने के बाद उसकी पूरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, इसी तलवार के जरिए अपने स्वामी की सेवा करना। वो जवान गहरी नज़रों से तलवार को देखता रहा, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि उसके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी और फर्ज था। तभी अचानक तंबू का पर्दा हटाया गया और एक सख्त आवाज़ ने उसके ख्यालों को तोड़ दिया। जेनो! एक पल की भी देर किए बिना जेनो तुरंत खड़ा हो गया और अपने कमांडर के सामने पूरी इज्जत के साथ अपना सिर झुका दिया। उसके सामने खुद लॉर्ड एटलस खड़े थे, एक शानदार अनुभवी सेनापति जिन्होंने भारी चांदी का कवच और लाल रंग की लंबी चादर पहन रखी थी। एटलस ने ठंडी आवाज में अपना हुक्म सुनाया। सुबह होते ही सेना कूच करेगी और जेनो को सबसे आगे रहकर सीधे दुश्मन की सेना के बीचों बीच घुसना होगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जेनो दुश्मन के जनरल गार्जा का कटा हुआ सिर लेकर वापस आए, ताकि हाउस ऑफ एराइड की महिमा और बढ़ सके। जाते जाते एटलस ने एक आखिरी सख्त चेतावनी दी, मुझे फेल मत करना। ये कहकर वे तंबू से बाहर निकल गए और जेनो घुटनों के बल बैठा हुआ, आंखों में जलते हुए दृढ़ संकल्प के साथ वहीं रह गया। अचानक जेनो के दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उसे वो बर्फ से ढका हुआ दिन याद आया जब लॉर्ड एटलस ने उसकी जान बचाई थी। उस वक्त वो सिर्फ एक लावारिस बच्चा था जो मौत के किनारे खड़ा था, लेकिन एटलस ने उसे अपना लिया और उसकी बेकार सी जिंदगी को एक नया मतलब दे दिया। दया का वो एक छोटा सा कदम उसकी पूरी जिंदगी बदल गया और उसके दिल में अपने स्वामी के लिए कभी न टूटने वाली वफादारी की चिंगारी जला गया। उसी दिन जेनो ने कसम खा ली थी कि उसकी पूरी जिंदगी और उसका पूरा शरीर सिर्फ उसी इंसान का है जिसने उसकी जान बचाई। वापस वर्तमान में जेनो ने अपनी आंखें खोलीं। उनमें अब सिर्फ एक ही चीज थी, अटल और अडिग दृढ़ संकल्प। उसने पूरी वफादारी के साथ जवाब दिया कि वो दिया गया ये खतरनाक मिशन हर हाल में पूरा करेगा। लॉर्ड एटलस फिर रात के अंधेरे शिविर की ओर बाहर चले गए, अपने सबसे वफादार हथियार को आने वाले खूनी युद्ध की तैयारी के लिए अकेला छोड़कर। उसका मिशन अब तय हो चुका था। जेनो ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ लिया और आने वाली जंग में बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को झोंक देने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। सुबह होते ही जेनो एक शैतान की तरह रणभूमि में टूट पड़ा। दुश्मन सैनिकों को खून और स्टील के तूफान के बीच बड़ी सफाई से काटते हुए वो मौत के एक बवंडर की तरह आगे बढ़ता है, बिना किसी मुश्किल के दुश्मन की सुरक्षा पंक्तियों को तोड़ता हुआ और जमीन पर खून बिखेरता चला जाता है। उसकी ठंडी और बेरहम आंखों में जरा भी दया नहीं होती। वो एक पल के लिए भी नहीं रुकता और अपनी तलवार की पहुंच में आने वाले हर बेवकूफ को काट गिराता है। कुछ ही पलों में उसके आसपास की जमीन गिरी हुई लाशों से भर जाती है, जबकि वो इस तबाही के बीच बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। लेकिन उसे सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि तभी भारी कदमों की गूंज से जमीन हिलने लगती है। एक दुश्मन कैवलरी यूनिट पूरी तरह से सीधा उस तरफ बढ़ती हुई आती है। भारी कवच पहने हुए जंगली घोड़ों की एक विशाल दीवार उसकी तरफ दौड़ती हुई आ रही होती है, लेकिन हमारा एमसी अकेला खड़ा रहता है। उस खौफनाक भीड़ को देखकर भी उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं होता। दुश्मन कैवलरी का नेता पागलपन भरी मुस्कान देता है। उसे पूरा भरोसा होता है कि वह इस अकेले योद्धा को कुचलकर मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर जेनो जानता था कि उसने अपने शरीर को जिस हद तक पहुंचाया है वो सब सिर्फ हाउस ऑफ एराइड की जीत के लिए किया गया था। उसने सालों तक खून की उल्टियां करते हुए और अपनी शारीरिक सीमाओं को तोड़ते हुए अपने शरीर को एक खतरनाक हथियार बना दिया था। उसने अपनी आत्मा तक को तोड़ दिया था, सिर्फ उस फॉरबिडन स्वॉर्ड तकनीक को पूरी तरह सीखने के लिए जो उसकी कभी न टूटने वाली वफादारी से पैदा हुई थी। दौड़ते हुए घोड़ों के बिल्कुल सामने वो नीचे झुककर एक स्टांस में आ जाता है और अपनी पूरी जादुई शक्ति को एक ही घातक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। उसके चेहरे पर एक अंधेरी मुस्कान उभर आती है जब वो अपनी खास गुप्त तकनीक को सक्रिय करता है, फैंटम शैडो। एक पल के अंदर काली भूत जैसी ऊर्जा की एक लहर फूट पड़ती है जो खुद हवा को चीर देती है और पूरी दौड़ती हुई कैवलरी को बीच से दो हिस्सों में बांट देती है। खून हवा में ऊंचा उछल जाता है, क्योंकि पूरी विशाल कैवलरी चार्ज एक ही विनाशकारी वार में खत्म हो जाती है।
दूर से देख रहे एराइड के दूसरे सैनिक नफरत भरी नज़रों से उसे देखते हैं और उसकी खतरनाक तलवार शैली को एक नीच जन्म वाले राक्षस का काम बताते हैं। लेकिन इस फॉरबिडन तकनीक का भयानक असर तुरंत दिखाई देने लगता है। जेनो जोर जोर से खून की उल्टी करने लगता है। वो कमज़ोर होकर ज़मीन पर घुटनों के बल गिर जाता है। उसके शरीर से खून बह रहा होता है। इतना ही नहीं, उसके अपने साथी भी उसकी पीठ पीछे उसे गालियां देते हैं और एक दूसरे को चेतावनी देते हैं कि उसके जैसे लोभन गंदे इंसान के पास भी मत जाना। जेनो मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। तभी जमीन के अंदर से एक और खौफनाक आवाज़ गूंजने लगती है। बेइंतहा शारीरिक दर्द सहते हुए वो दूर की तरफ देखता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों के सामने दुश्मन की घुड़सवार सेना की एक और नई टुकड़ी पूरी रफ्तार से रणभूमि की ओर बढ़ती चली आ रही थी, जो उसकी कमज़ोर हालत का फायदा उठाने के लिए तैयार थी। अपनी हालत की गंभीरता समझते ही जेनो पीछे मुड़कर उस पहाड़ी की तरफ देखता है जहां लॉर्ड एटलस चुपचाप पूरी लड़ाई देख रहे होते हैं। अपनी कांपती हुई तलवार की तरफ देखकर जेनो अंदाज़ा लगा लेता है कि उसका टूटा हुआ शरीर अब सिर्फ एक आखिरी फैंटम शैडो हमला ही झेल सकता है। उसे पता था कि अगर उसने ये तकनीक एक बार और इस्तेमाल की तो शायद उसका शरीर हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। फिर भी वह पहाड़ी पर खड़े अपने मालिक की तरफ अपना सिर उठा लेता है। ऊंचाई पर लॉर्ड एटलस अपने विशाल युद्ध घोड़े पर बिल्कुल शांत बैठे होते हैं। वे बिना जरा सी दया के जेनो को नीचे देख रहे होते हैं। जनरल के चेहरे पर सिर्फ सख्ती और ठंडापन था। वो अपने सेवक से बिना किसी शर्त के पूरी कुर्बानी के अलावा और कुछ भी उम्मीद नहीं रखते थे। जिस इंसान ने उसकी जिंदगी को एक मकसद दिया था, उसी की अटल नज़र देखकर जेनो अपने दांत भींच लेता है और अपनी बेरहम किस्मत को स्वीकार कर लेता है। अपने मालिक के आदेश को एक आखिरी बार धीरे से दोहराते हुए वो मजबूती से अपना पैर जमीन में जमा देता है और अपनी आखिरी बेखौफ लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, चाहे इस आखिरी हमले में उसकी पूरी जीवन शक्ति ही क्यों न जलकर खत्म हो जाए। जेनो बिना एक पल के पछतावे के अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार था। पहाड़ी के ऊपर खड़ा एटलस खामोशी से सब देख रहा था, अपने सबसे वफादार योद्धा को सिर्फ इस्तेमाल होने वाले एक औजार की तरह समझते हुए। अपने दिल की गहराइयों से चीखते हुए कि ये सब लॉर्ड एटलस के लिए है, जेनो एक पागल और डरावने जोश के साथ सीधे दुश्मन की सेना के बीच घुस पड़ता है। को अपनी हदों से भी आगे बढ़ते देखकर लॉर्ड एटलस अपनी आंखें सिकोड़ लेता है। उसके चेहरे पर ठंडी गणना साफ दिखाई देती है, मानो सब कुछ उसकी शैतानी योजना के मुताबिक ही हो रहा हो। जैसे ही जेनो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक उसके शरीर से एक रहस्यमयी सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। पहाड़ी से ये सब देखते हुए लॉर्ड एटलस अपना हाथ उठाता है और अपने जादूगरों को इशारा देता है। वो फैसला कर लेता है कि अब समय आ गया है अपने सबसे वफादार हथियार को हमेशा के लिए ख़त्म कर देने का, इससे पहले कि वो उसके काबू से बाहर चला जाए। अपने मालिक का आदेश मिलते ही हुड पहने जादूगर तुरंत गहरे बैंगनी रंग का एक जादुई ताबीज़ सक्रिय कर देते हैं और पहले से रची गई साजिश शुरू कर देते हैं। एक ही पल में रणभूमि के बीच जेनो के पैरों के नीचे से एक खौफनाक मंत्र फूट पड़ता है। गहरे बैंगनी रंग की जादुई जंजीरें जमीन को चीरकर बाहर निकलती हैं और जेनो को एक बंधन चक्र के भीतर कैद कर देती हैं, जिससे उसका पूरा शरीर बिल्कुल जकड़ जाता है। उस काली जादुई शक्ति के जाल में फंसकर जेनो दर्द और हैरानी से जोर से चीख उठता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके अपने ही साथी उस पर हमला क्यों कर रहे हैं। गहरे बैंगनी रंग की मोहर धीरे धीरे उसके शरीर को और कसने लगती है और उसके भीतर बह रही उस रहस्यमयी सुनहरी शक्ति को जबरदस्ती दबा देती है। बेइंतहा जादुई दबाव के नीचे जेनो जोर से खून की उल्टी करता है, क्योंकि उसकी ताकत धीरे धीरे बिखरने लगती है। असहनीय दर्द और पूरी तरह लकवे जैसी हालत में फंसा जेनो महसूस करता है कि उसकी नज़र धीरे धीरे धुंधली पड़ रही है, जबकि उसके दिमाग में उसकी अपनी दर्द भरी चीखें लगातार गूंजती रहती हैं। बेबस हालत का फायदा उठाते हुए दुश्मन का एक योद्धा अपने विशाल युद्ध कुल्हाड़े के साथ चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए आगे बढ़ता है। बेबस पड़े योद्धा के ऊपर खड़े होकर वो हमलावर अपना भारी युद्ध कुल्हाड़ा हवा में ऊंचा उठाता है और जेनो को राक्षस कहकर उसका मजाक उड़ाता है। एक ही बेरहम वार में वो कुल्हाड़ा सीधे जेनो की बांह को चीरता हुआ निकल जाता है और उसका हाथ पूरी तरह अलग हो जाता है। अगले ही पल चारों तरफ खून की भयानक बौछार फैल जाती है। खून से लथपथ जेनो को देखकर दुश्मन पागलों की तरह हंसने लगता है और बताता है कि वो सिर्फ एक सौदा पूरा कर रहा है जो सीधे जेनो के अपने मालिक के साथ हुआ था, अपने ही खून के तालाब में टूटा हुआ पड़ा। जेनो ये सच जानकर भीतर से पूरी तरह बिखर जाता है कि उसकी मौत की साजिश खुद लॉर्ड एटलस ने रची थी। तभी रणभूमि में भारी कवच के कदमों की गूंज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। धुंधलाती हुई चेतना के बीच जेनो ऊपर देखता है और एक लंबे कद की शख्सियत को अपने सामने खड़ा पाता है, जिसने भारी कवच पहन रखा था। अपने मरते हुए अधीनस्थ को देखते हुए लॉर्ड एटलस ठंडी आवाज में जेनो का नाम पुकारते हैं। खून से भरी आंखों से ऊपर देखते हुए जेनो मुश्किल से समझ पाता है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी ने उसके साथ विश्वासघात किया है। बिना जरा सा भी भाव दिखाए लॉर्ड एटलस शांत स्वर में कहते हैं
कि एक हथियार के रूप में जैनो का काम यहीं खत्म होता है। खून खांसते हुए और टूटी हुई मुस्कान के साथ जैनो कमजोर आवाज में पूछता है कि उसके मालिक ने उसके साथ ऐसा धोखा क्यों किया। अपने बचे हुए एक हाथ से मिट्टी को कसकर पकड़ते हुए वो कांपती आवाज में लॉर्ड एटलस को पिताजी कहकर पुकारता है और बेचैनी से जवाब मांगता है। अपनी ठंडी और बेरहम नज़रों से उसकी तरफ देखते हैं और मरते हुए अनाथ को सख्ती से चेतावनी देते हैं कि वो कभी भी उनके रिश्ते को गलत न समझे। वे बिना किसी झिझक के कह देते हैं कि उन्होंने जैनो को एक बार भी अपना बेटा नहीं माना। यह बेरहम शब्द सुनते ही जैनो की आंखों से खून में मिले आंसू नीचे लाल खून के तालाब में टपकने लगते हैं। उन शब्दों ने उसके दिल के बचे हुए आखिरी टुकड़े भी तोड़ दिए। एटलस आगे बताते हैं कि सालों पहले उस बर्फीली सर्दी के दिन जब उन्होंने जैनो की बेजान आंखों में देखा था, तभी उन्हें उसके भीतर छिपी हुई असाधारण क्षमता दिखाई दे गई थी। उन्होंने कभी भी दुनिया से ठुकराए हुए एक बेबस बच्चे को नहीं देखा था। उन्होंने सिर्फ एक बिल्कुल खाली खोल देखा था जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाया जा सकता था। उस बच्चे को जीने की एक झूठी वजह देकर एटलस जानते थे कि जैनो एक वफादार जानवर की तरह पूरी जिंदगी अंधी निष्ठा के साथ उनकी सेवा करेगा। उनके लिए जैनो कभी भी एक इंसान नहीं था, वो सिर्फ इस्तेमाल करके फेंक देने वाली एक तलवार था जिसे हाउस ऑफ एराइड की सबसे गंदी और खूनी लड़ाइयां लड़ने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन एटलस मानता है कि सिर्फ एक औजार होने के बावजूद जैनो हद से ज़्यादा खास बन गया था। बचपन से ही जैनो के शरीर के भीतर एक असामान्य और बेहद खतरनाक सुप्त आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई थी। उस डरावनी ताकत को हमेशा के लिए दबाकर रखने के लिए एटलस सालों तक उसे छिपाकर एक खास हरा दबाने वाला जहर पिलाता रहा। उस जहर को दवा बताकर वो हर बार छोटे जैनो को उसे पीने पर मजबूर करता रहा ताकि उसकी असली और छिपी हुई ताकत कभी भी जाग न सके। जंग के दौरान जैनो के शरीर से निकलती हुई सुनहरी रोशनी देखकर एटलस को यकीन हो गया कि सप्रेशन पॉइजन का असर आखिरकार अपनी हद तक पहुंच चुका है। उसे लगा कि बस कुछ ही वक्त बाद जैनो की वो डरावनी ताकत उसी के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। इसीलिए एटलस ने फैसला कर लिया कि जैनो को अभी इसी वक्त खत्म कर देना होगा। और जब जैनो बेचैन होकर चीख चीख कर कहता रहा कि वो कभी अपने लॉर्ड के साथ धोखा करने का सोच भी नहीं सकता, अपने बचे हुए इकलौते खून से भीगे हाथ को आगे बढ़ाते हुए जैनो दर्द से चीख उठता है कि जिस इंसान ने उसकी जान बचाई थी वो उसके साथ कभी धोखा नहीं करेगा। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वो अपने बुरी तरह जख्मी शरीर को उसकी आखिरी हद तक धकेल देता है और फिर से जोर से खून की उल्टी कर देता है। उसकी बेकार लगती गुहार से परेशान होकर लॉर्ड एटलस ठंडी आवाज में उसे चुप रहने को कहते हैं। फिर वे फैसला करते हैं कि अब जैनो को उसके नाम का असली मतलब बता ही दिया जाए। दुश्मन योद्धा के पास खड़े हो एटलस बताते हैं कि हाउस ऑफ एराइड में जैनो नाम का सीधा मतलब होता है डिस्पोजेबल स्वॉर्ड, यानी ऐसी तलवार जिसे काम खत्म होते ही फेंक दिया जाए। जैसे ही ये खौफनाक सर जैनो के दिल में उतरता है, एटलस और आसपास खड़े सारे सैनिक जोर जोर से बेरहमी भरी हंसी हंसने लगते हैं और मरते हुए योद्धा का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सब सुनते ही जैनो का शरीर पूरी तरह जवाब दे देता है। उसके पैर धीरे धीरे खून से भीगी जमीन पर धंस जाते हैं और उसकी जिंदगी तेजी से उससे दूर जाने लगती है। अपना खून से भरा चेहरा ठंडी मिट्टी पर रखते ही जैनो की चेतना धीरे धीरे हमेशा के अंधेरे में डूबने लगती है। अपनी तलवार के पास अपने ही खून के तालाब में पड़ा हुआ जैनो अपनी पूरी बर्बाद जिंदगी के बारे में सोचता है। उसने अपना बचपन, अपना शरीर और अपनी रूह तक कुर्बान कर दी थी, सिर्फ उस इंसान के लिए जिसने उसे कभी कचरे से ज्यादा कुछ नहीं समझा। उसका कटा हुआ हाथ थोड़ी दूर मिट्टी में पड़ा था, जो उसके साथ हुए सबसे बड़े धोखे की खौफनाक निशानी बन चुका था। लेकिन जैसे ही दुश्मन योद्धा वहां से मुड़कर जाने लगता है, अचानक वो हैरानी से सांस रोक लेता है, क्योंकि जमीन पर कुछ नामुमकिन होने लगता है। चुपचाप मरने से इनकार करते हुए जैनो अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाकर अपनी तलवार की मूठ को दांतों से जोर से पकड़ लेता है। फैंटम शैडो को एक आखिरी बार सक्रिय करने की बेचैन कोशिश में उसकी खून से भरी आंखों में सुनहरी दिव्य रोशनी फिर से चमक उठती है। वो सिर्फ अपने दांतों के सहारे एक आखिरी आत्मघाती हमला करना चाहता था, लेकिन उसका शरीर इतना बुरी तरह टूट चुका था कि वो उस ताकत को संभाल ही नहीं पाया। अगले ही पल उसकी नज़र पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। एक हल्की सी आवाज़ के साथ जैनो का सिर खून के तालाब में गिर जाता है और उसका बेजान शरीर उसकी टूटी हुई तलवार के पास बिल्कुल शांत होकर पड़ जाता है। जैनो को मिट्टी में बेजान पड़ा देखकर दुश्मन योद्धा जोर जोर से हंसने लगता है। वो मानता है कि जैनो की वो आखिरी बेचैन कोशिश देखकर एक पल के लिए वो भी सच में डर गया था। उसे बेवकूफ़ राक्षस कहकर दुश्मन पीछे हट जाता है, जबकि जैनो की धुंधलाती हुई रूह सोचती है कि उसके जीने की पहली वजह ही एक झूठ थी। उसे एहसास होता है कि उसका जन्म सिर्फ एक ब्रेन वॉश्ड हथियार बनने के लिए हुआ था। इसी दौरान दुश्मन मजाक उड़ाते हुए कहता है, अब मर भी जा, और धीरे धीरे अंधेरा जैनो को अपनी गोद में समा लेता है। खून से भीगी रणभूमि पर उसका बेजान शरीर लावारिस पड़ा रहता है।
बिल्कुल एक टूटे हुए औजार की तरह जिसे अपना काम पूरा होने के बाद बेकार समझकर फेंक दिया गया हो। जब लॉर्ड एटलस बिना किसी परवाह के उसकी लाश से दूर चले जाते हैं, जैनो के मरते हुए ख्याल सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, आखिर मैंने अपनी पूरी बर्बाद जिंदगी किस चीज़ के लिए लड़ी। लेकिन अचानक ठंडे अंधेरे की जगह एक अजीब सी सुकून देने वाली गर्माहट उसकी रूह को घेर लेती है। तब उसे एहसास होता है कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है। अब वो महाद्वीप के सबसे मशहूर और महान जादुई कुल एल्मिनिस्टर परिवार में दोबारा जन्म ले चुका था। धीरे धीरे होश में आते ही उसे महसूस होता है कि कोई नरम और प्यारा सा हाथ उसे छू रहा है, जबकि एक गर्मजोशी भरी आवाज़ उसका स्वागत करती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, उसके सामने सुनहरे बालों और सुनहरी आंखों वाली एक बेहद खूबसूरत कुलीन महिला मुस्कुराती हुई नजर आती है। वो प्यार से उसे अपना प्यारा सा बच्चा कहकर बुला रही होती है। यह देखते ही नायक का दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसका पुनर्जन्म एक नन्हे बच्चे के रूप में हुआ है। उसके छोटे से चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आती हैं और वो अपने नए आसपास के माहौल को हैरानी से देखने लगता है। जब वो अपने गोलम टोल नन्हे हाथों की तरफ देखता है तो उसका दिमाग लगभग काम करना बंद कर देता है। वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर उसके साथ ये अजीब हादसा हुआ कैसे। अब छोटे लूसियस के रूप में दोबारा जन्म लेकर पिछले जन्म का वो खतरनाक योद्धा बुरी तरह घबरा जाता है, जबकि उसकी खूबसूरत नई माँ उसे बड़े प्यार से अपनी बाहों में संभाल लेती है। उसे याद आता है कि पूरा साम्राज्य दो ताकतवर शक्तियों में बटा हुआ है। एक तरफ है हाउस ऑफ अराइट, जो तलवार को सबसे बड़ी ताकत मानता है, और दूसरी तरफ है एल्मिनिस्टर परिवार, महान महाजादूगरों का एक ऐसा घराना जो जादू को दुनिया की सबसे सर्वोच्च शक्ति मानता है। कहानियों के मुताबिक एल्मिनिस्टर कुल के संस्थापक ने सिर्फ एक मंत्र के उच्चारण से पूरा का पूरा महाद्वीप बना दिया था, और उसकी आध्यात्मिक शक्ति खुद सूरज के बराबर मानी जाती थी। ये सब सोचकर नायक को हालात बहुत ही अजीब और विडंबनापूर्ण लगते हैं। पिछले जन्म में उसने अपनी पूरी जिंदगी तलवार के लिए कुर्बान कर दी थी, और अब उसका जन्म दुनिया के सबसे महान जादुई परिवार में हुआ था। जैसे ही वो अपना नन्हा सा सिर आराम से रखता है, अचानक उसे अपने छोटे से सीने के भीतर एक विशाल सुप्त आध्यात्मिक केंद्र महसूस होता है। हैरानी से अपनी सुनहरी आंखें खोलते ही उसके पूरे शरीर में एक बेहद पहचानी हुई और जबरदस्त ऊर्जा दौड़ने लगती है। वह तुरंत समझ जाता है कि उसकी रगों में दौड़ रही यह अनुभूति क्या है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अथाह गरजता हुआ समंदर था, जो उसकी नई आत्मा के भीतर से बह रहा था। तब उसे समझ आता है कि यही वो असली और कल्पना से परे जादुई क्षमता थी जिसे लॉर्ड एटलास ने पिछले जन्म में वर्षों तक जहर पिलाकर दबाकर रखा था। नन्हे बच्चे के चेहरे पर एक अंधेरी और शैतानी मुस्कान उभर आती है। अब उसे यकीन हो चुका था कि किस्मत ने उसे बदला लेने का दूसरा मौका दिया है। महाद्वीप के सबसे महान जादुई परिवार की कुलीन रक्तरेखा में जन्म लेकर अब उसके पास आगे बढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन माहौल था। अथाह आध्यात्मिक ऊर्जा और पिछले जन्म के जानलेवा युद्ध अनुभव के साथ वो कसम खाता है कि अपने पास मौजूद हर एक साधन का इस्तेमाल करके हाउस ऑफ अराइट को तबाह कर देगा और लॉर्ड एटलास से उसके धोखे का बेरहम बदला लेगा। लेकिन अपनी इस बड़ी बदले की योजना को पूरा करने के लिए छोटे लूसियस ने सबसे पहले एल्मिनिस्टर परिवार की पूरी शक्ति पर कब्जा करने का फैसला किया। मगर उसकी सारी चालाकी भरी योजना अगले ही पल बिखर जाती है। अचानक नौकर उसके आसपास चमकदार सुनहरे खिलौने और रोशनी से चमकते शानदार ड्रिंक्स लेकर गिर जाते हैं। पूरे भव्य सभा कक्ष में दासियां और रसोइयों की पूरी फौज कतार लगाकर खड़ी होती है। हर कोई बस एक ही बात के लिए होड़ कर रहा था कि युवा स्वामी को सबसे ज्यादा लाड़ प्यार कौन करेगा। महल का मुख्य रसोइया चमकती हुई चांदी की एक थाली लेकर आता है, जिसमें रोशनी से चमकता हुआ एक छोटा सा पात्र रखा होता है। वह गर्व से घोषणा करता है कि उसने खास लॉर्ड लूसियस के लिए विशेष शिशु भोजन तैयार किया है। बड़े उत्साह के साथ वो बताता है कि यह पेय स्वयं पौराणिक विश्ववृक्ष से निकाले गए पवित्र रस से बनाया गया है। ये सब देखकर लूसियस के चेहरे पर शर्म के मारे पसीना आ जाता है। जब रसोइया उसे एक सामान्य बच्चे की तरह चम्मच से खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, लाल बालों वाली मुख्य दासी आगे बढ़कर रसोइया को जोर से एक तरफ धक्का दे देती है। सभी मेड्स गर्व से एक गोल्डन रैटल दिखाती हैं और बताती हैं कि पूरी रात उन्होंने मिलकर एक खास रिचुअल किया था। हवेली की हर मेड ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस रैटल में भर दी, ताकि वो छोटे लॉर्ड लूसियस के लिए और भी खास बन सके। जैसे ही हेड शेफ और हेडमेड एक दूसरे को घूरते हुए लूसियस को सबसे ज्यादा पैम्पर करने की होड़ में लग जाते हैं, बेचारा बेबी लूसियस उन दोनों के बीच बिल्कुल कंफ्यूज्ड होकर बैठा रहता है। अपनी माँ के कपड़ों के पीछे छिपकर लूसियस शक भरी नजरों से सबको देखने लगता है। इतना अचानक मिल रहा प्यार उसे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता। उसकी माँ हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ती है और ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड सर्वेंट्स को शांत करते हुए कहती है कि अगर तुम लोग ऐसे ही करते रहे तो हमारा प्यारा लूसियस सच में डर जाएगा। फिर वो प्यार से लूसियस के गोल्डन बालों पर हाथ फेरते हुए उसकी तरफ मुस्कुरा देती है। माँ का इतना प्यार महसूस करने के बाद भी लूसियस अपने दिल को समझाता है
कि उसे किसी से भी इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आ जाती है जब लॉर्ड एटलास ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे धोखा देकर छोड़ दिया था। इसी वजह से वो फैसला करता है कि अब कभी किसी के प्यार या दिखावे पर भरोसा नहीं करेगा। उसके हिसाब से एल्मिनिस्टर फैमिली भी सिर्फ उसकी अपार मैजिकल पावर का फायदा उठाना चाहती है। पिछली जिंदगी की कठोर सच्चाई देख चुका लूसियस इस बार अपनी गार्ड बिल्कुल भी नीचे नहीं करेगा। जब सिर्फ उसके बेड पर पलटने भर से सारी मेट्स खुशी से तालियां बजाने लगती हैं, तब लूसियस मन ही मन कसम खाता है कि वो इस रॉयल लाइफ का पूरा फायदा उठाएगा, लेकिन सिर्फ अपने बदले के लिए। एक हफ्ता यूं ही शान और शौकत से भरे एल्मिनिस्टर कैसल में बीत जाता है, और इन कुछ दिनों के अंदर ही पिछली जिंदगी का वो वेटरन वॉरियर एक हैरान कर देने वाली सच्चाई समझ जाता है। एक रात अपने बड़े से रॉयल बेड पर मिल्क बॉटल पकड़े बैठे लूसियस को एहसास होता है कि उसका नया परिवार उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। उसे पता चलता है कि एल्मिनिस्टर फैमिली की मैजिकल टेक्निक्स और उनकी बेहिसाब दौलत उसकी पिछली जिंदगी की हर चीज से कई गुना आगे हैं। यहां तक कि उसका रोज का मिल्क भी टॉप लेवल मेजर्स खुद मैजिकल कॉल्ड्रॉन में तैयार करते हैं, जिसमें हर बॉटल के अंदर जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी भरी होती है। हर सुबह मेड्स अपनी खुद की मना तक खर्च कर देती हैं, सिर्फ लूसियस के लिए हाई क्वालिटी मैजिकल बेबी फॉर्मूला तैयार करने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी माँ जो ललेबाई गाकर उसे सुलाती हैं, वो असल में हाई लेवल मैजिक स्पेल्स होते हैं जो धीरे धीरे उसे मैजिक कंट्रोल करना सिखाते रहते हैं। और जब भी लूसियस बेड पर क्रॉल करता है, मेड्स तुरंत उसके सामने रेयर मैजिक स्क्रॉल्स और स्पेल पेपर्स रख देती हैं ताकि उसकी मैजिकल अंडरस्टैंडिंग और भी तेज हो सके। अपने हाथ में मिल्क बॉटल पकड़े लूसियस मान लेता है कि हेल्पलेस बेबी बनकर रहना चाहे कितना भी एम्ब्रेसिंग क्यों ना हो, लेकिन उसकी ग्रोथ के लिए इससे बेहतर ट्रेनिंग एनवायरनमेंट पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। आखिरकार वो फैसला करता है कि अब और वेट नहीं करेगा। छोटा लूसियस अपना नन्हा सा हाथ आगे बढ़ाता है। अब वो अपनी असली मैजिकल पावर को टेस्ट करना चाहता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी की सबसे डेंजरस टेक्निक फैंटम शैडो याद आती है। उस टेक्निक का असली सीक्रेट था माइनस अपनी सारी पावर को एक ही पॉइंट पर इतना ज्यादा कॉम्प्रेस कर देना कि उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर कई गुना बढ़ जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपनी पिछली जिंदगी में अपनी स्वॉर्ड के अंदर ओरा चैनल करता था। इस बार लूसियस उसी प्रिंसिपल को अपनी नई और अपार स्पिरिचुअल पावर पर अप्लाई करने का फैसला करता है। पूरी कंसंट्रेशन के साथ नन्हा वॉरियर अपनी ओवरफ्लोइंग मना की हर एक बूंद को पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करता है। दांत भींचकर और जबरदस्त फोकस के साथ उसका छोटा सा शरीर चमकदार नीली रोशनी से जगमगाने लगता है जब वो अपनी बेपनाह मैजिकल एनर्जी को जबरदस्ती कॉम्प्रेस करना शुरू करता है। लेकिन अचानक उसकी पावर कंट्रोल से बाहर निकल जाती है और एक अंधा कर देने वाली रोशनी का विशाल पिलर उसके कमरे की छत को चीरते हुए सीधा आसमान की तरफ फूट पड़ता है। सेलेस्टियल एनर्जी की वो विशाल बीम एल्मिनिस्टर कैसल के ऊपर रात के आसमान को चीर देती है और पूरे टेरिटरी को दिन की तरह रोशन कर देती है। उस धमाके की भयानक शॉकवेव पूरी हवेली में गूंज उठती है। किचन में खड़ा हेड शेफ डर के मारे अपना चाकू ही गिरा देता है। हॉलवे में लूसियस की माँ और लाल बालों वाली हेडमेड फ्रैन भी अचानक उस जबरदस्त मैजिकल ब्लास्ट को महसूस करके शॉक में जम जाती हैं, क्योंकि पूरी मेंशन की बुनियाद तक हिल उठती है। शहर के काफी ऊपर वो रोशनी एक चमकते हुए जादुई तारे की तरफ फट जाती है, जिसे कई माइल्स दूर तक देखा जा सकता है। उधर अपने बेड पर छोटा लूसियस तकिए पर गिर पड़ता है। सिर्फ एक हफ्ते में उसकी मैजिकल एनर्जी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, ये समझकर उसकी सारी ताकत निकल चुकी होती है। तेज तेज सांसें लेते हुए वो हैरानी से छत की तरफ देखता है। अपने अंदर छिपी इतनी बेपनाह पावर को महसूस करके वो खुद भी उत्साहित हो जाता है। पूरा थक चुका लूसियस धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो जानता है कि अगर उसे अपना बदला पूरा करना है तो सबसे पहले इस पागलपन जैसी ताकत पर पूरा कंट्रोल पाना होगा। कुछ ही पल बाद हॉलवे में तेज कदमों की आवाज गूंज उठती है। लूसियस की माँ और मेड फ्रैन घबराहट में उसके कमरे की तरफ दौड़ पड़ती हैं। दरवाज़ा जोर से खोलते ही उसकी माँ घबराकर जोर से पुकारती है, लूसियस। इतने बड़े धमाके की आवाज़ सुनकर वो बुरी तरह डर चुकी होती है, लेकिन जैसे ही दोनों कमरे के अंदर आती हैं, वहाँ सब कुछ बिल्कुल शांत होता है। बेड पर छोटा लूसियस चैन की नींद सो रहा होता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये देखकर उसकी माँ राहत की सांस लेती है और सोचती है कि शायद उन्होंने जो सुना वो सिर्फ उनका वहम था। वो उसके बेड के पास बैठकर प्यार से मुस्कुराती है और उसके सोते हुए चेहरे को देखते हुए सोचती है कि आखिरकार उनका नन्हा बेटा कैसे प्यारे सपने देख रहा होगा। अगली सुबह सूरज की रोशनी पूरे एल्मिनिस्टर एस्टेट में फैल जाती है। लूसियस की माँ उसे प्यार से अपनी बाहों में झुला रही होती है। तभी अचानक धड़ाम, कमरे के बड़े डबल डोर्स जोर से खुल जाते हैं और लाल बालों वाली मेड फ्रैन घबराहट में अंदर दौड़ती हुई आती है। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा होता है। घबराहट भरी आवाज में वो चिल्लाती है, माय लेडी, बहुत बुरी खबर है। रॉयल एम्पायर से एक बहुत बड़ी डेलीगेशन हमारे कैसल पहुंच चुकी है। लूसियस को गोद में लिए और उसकी मिल्क बॉटल पकड़े हुए माँ फिर भी बिल्कुल शांत रहती है। वो फ्रैन से आराम से कहती है, शांत हो जाओ फ्रैन, पहले मुझे बताओ हुआ क्या है। फ्रैन तेज तेज सांस लेते हुए बताती है,
कि रॉयल गार्ड की सिक्योरिटी के साथ एक हाई रैंकिंग डेलीगेशन कैसल के गेट पर पहुंची है और उनका नेतृत्व खुद एक इंपीरियल अप्रेजर कर रहा है। जैसे ही लूसियस इंपीरियल अप्रेजर का नाम सुनता है, उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ जाती हैं। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि कोई बड़ी मुसीबत उनके दरवाजे तक आ पहुंची है। उसकी माँ भी गहरी चिंता में पड़ जाती है। वो सोचने लगती है कि एम्पायर के इतने बड़े ऑफिशियल्स बिना किसी पहले से नोटिस के इतने दूर और सुनसान इलाके में अचानक क्यों आए हैं। इसी बीच लूसियस तुरंत पूरी सच्चाई समझ जाता है। फैमिली का हेड फिलहाल कैसल में मौजूद नहीं है और लूसियस को यकीन हो जाता है कि एम्पायर के मैजिकल डिटेक्शन नेटवर्क ने कल रात उसके हाथों निकली उस विशाल मैजिकल बीम को डिटेक्ट कर लिया था। कुछ ही देर बाद मेंशन के सारे सर्वेंट्स ग्रैंड हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। हर तरफ तनाव भरी खामोशी छा जाती है। लूसियस की माँ अपने नन्हे बेटे को सीने से लगाए खड़ी होती है, जबकि सबकी नजरें कैसल के एंट्रेंस की तरफ टिकी होती हैं। लूसियस की माँ अपनी घबराहट को छिपाते हुए खुद को शांत दिखाने की पूरी कोशिश करती है। तभी भारी कदमों की आवाज धीरे धीरे ग्रैंड हॉल के दरवाजों के पास आने लगती है। धड़ाम! ग्रैंड डोर्स धीरे से खुल जाते हैं और अंदर दाखिल होता है एक रहस्यमयी हुड पहने हुआ इंपीरियल अप्रेजर, जिसके दोनों तरफ डार्क ऑरा छोड़ते हुए शक्तिशाली इंपीरियल गार्ड्स खड़े होते हैं। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा जाता है। सब लोग सांस रोककर उस डरावनी डेलीगेशन को देखते रहते हैं जो धीरे धीरे हॉल के बीच तक चलकर आती है। मार्बल फ्लोर पर उस अप्रेजर की हाई हील्स की टक 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 की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है। अपने नन्हे लूसियस को सीने से और मजबूती से लगाए उसकी माँ घबराहट भरी नजरों से उस अनजाने इंपीरियल मेहमान को देखने लगती है। हुड के अंदर से ठंडी और अथॉरिटी से भरी आवाज निकलती है, लेडी एल्मिनिस्टर। लेकिन उस आवाज में जरा सी भी इज्जत या विनम्रता नहीं होती। इंपीरियल अप्रेजर सीधे लफ्जों में कहता है कि फॉर्मेलिटीज के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। वो बताता है कि वो खुद एम्पायर का सीधा इंपीरियल डिक्री लेकर यहां आया है। अपने काले हुड के नीचे से वो एक चमकती हुई नीली आंख दिखाता है। ठंडी नजरों से सबको देखते हुए वो बोलता है, कल रात एम्पायर के सर्विलांस नेटवर्क ने एक बहुत ही असाधारण मैजिकल अनॉर्मली डिटेक्ट की है। वो आगे बताता है कि कल रात इस टेरिटरी से इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फूटी थी कि पिछले 1000 सालों में ऐसा कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। उस जादुई ब्लास्ट ने सीधा इंपीरियल कैपिटल तक अलार्म बजा दिया था। अपना लंबे कपड़े से ढका हुआ हाथ उठाकर अप्रेजर घोषणा करता है, हमने उस बेपनाह मैजिकल एनर्जी का सोर्स ट्रेस कर लिया है और वो सीधा इसी एस्टेट से आ रहा है। ग्रैंड हॉल के बीच खड़े होकर वो सख्त आवाज में पूछता है, बताइए, एल्मिनिस्टर फैमिली के अंदर आखिरकार ऐसी कौन सी एंटिटी छिपी हुई है? घबराए हुए सर्वेंट्स को घूरते हुए वो धीरे से बड़बड़ाने लगता है, आखिर इतनी भयानक पावर किस चीज से निकल रही है? उसका चेहरा और भी सख्त हो जाता है। वह सबको चेतावनी देता है, अगर हमारी असेसमेंट के बाद ये मैजिकल सोर्स एम्पायर के लिए खतरा साबित हुआ तो इंपीरियल लॉ के तहत हमें तुरंत प्यूरिफिकेशन एग्जीक्यूट करने का अधिकार है और उस थ्रेट को बिना देरी के हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। प्यूरिफिकेशन शब्द सुनते ही फ्रैन और बाकी मेड्स के चेहरों का रंग उड़ जाता है। वे अच्छी तरह जानती हैं कि प्यूरिफिकेशन का मतलब सिर्फ एक ही होता है, माइनस सीधी एग्जीक्यूशन। इंपीरियल अप्रेजर ठंडी आवाज में कहता है कि क्राउन के कानून को लागू करना ही उसका सबसे बड़ा फर्ज है। इतना कहकर वो अपनी काली रोब के अंदर हाथ डालता है। अगले ही पल वो बाहर निकालता है एक चमकता हुआ गोल्डन ग्लास ऑर्ब, जिसे अप्रेजल डिवाइस कहा जाता है। वो उस जादुई ऑर्ब को हवा में ऊपर उठाता है। तुरंत उस आर्टिफैक्ट के अंदर के मैजिकल गियर्स टिक 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 की आवाज के साथ घूमने लगते हैं। इंपीरियल अप्रेजर महसूस कर लेता है कि जिस बेपनाह मैजिकल एनर्जी को वो ढूंढ रहा था वो इसी हॉल के अंदर मौजूद है। गोल्डन ग्लास ऑर्ब जोर जोर से कांपने लगता है, जैसे उसने उस मिस्टीरियस मैजिकल सिग्नेचर को लॉक कर लिया हो। अचानक पूरा ऑर्ब तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठता है। उसके बीच से एक कंसंट्रेटेड मैजिकल बीम बिजली की तरह बाहर निकलती है। हॉल में मौजूद हर इंसान की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो डिटेक्शन बीम सीधी हवा को चीरते हुए जाकर लेडी एल्मिनिस्टर और उनकी गोद में बैठे नन्हे लूसियस पर रुक जाती है। इंपीरियल अप्रेजर ठंडी नजरों से माँ और बच्चे को घूरता रहता है। गोल्डन ऑर्ब अब भी लूसियस पर लॉक हुआ चमक रहा होता है। फिर धीमी लेकिन बेहद ठंडी आवाज में वो सिर्फ इतना कहता है, लेडी एल्मिनिस्टर। हुड पहना हुआ इंपीरियल ऑफिशियल बड़े ही शांत लेकिन अथॉरिटी भरे अंदाज में लेडी एल्मिनिस्टर से कहता है कि वो आगे बढ़ें ताकि अप्रेजल डिवाइस उनके शरीर को सीधा स्कैन कर सके। बिना किसी विरोध के लेडी एल्मिनिस्टर शांति से सिर हिलाती हैं और धीरे धीरे ग्रैंड हॉल के बीच की तरफ बढ़ने लगती हैं। वो नन्हे लूसियस को अपनी सबसे भरोसेमंद मेड की गोद में दे देती हैं और प्यार से सबको तसल्ली देते हुए कहती हैं, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। इसके बाद लेडी एल्मिनिस्टर अकेली इंपीरियल अप्रेजर के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं। इंपीरियल अप्रेजर अपना चमकता हुआ गोल्डन ग्लास ऑर्ब ऊपर उठाता है। तुरंत उस ऑर्ब के अंदर सुनहरी रोशनी घूमने लगती है और वो लेडी एल्मिनिस्टर की स्पिरिचुअल प्रेजेंस को स्कैन करना शुरू कर देता है। लेकिन ऑफिशियल की उम्मीद के बिल्कुल उल्टा आर्टिफैक्ट बिल्कुल स्टेबल रहता है।
ये साफ हो जाता है कि लेडी एल्मिनिस्टर उस भयानक मैजिकल अनॉर्मली का सोर्स नहीं है। अपने काले हुड के नीचे से अप्रेजर भौहें सिकोड़ लेता है। वो धीरे से बड़बड़ाता है, आखिर इतनी डरावनी मैजिकल पावर छिपी कहाँ हुई है? तभी अचानक उसके हाथ में पकड़ा गोल्डन ऑर्ब बुरी तरह कांपने लगता है। एक पल में ही वो अंधा कर देने वाली सुनहरी रोशनी से फट पड़ता है। आर्टिफैक्ट के अंदर के मैजिकल गियर्स टिक 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 की तेज आवाज के साथ पागलों की तरह घूमने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसने किसी नए टारगेट को लॉक कर लिया हो। अगले ही पल गोल्डन लाइट की एक कंसंट्रेटेड बीम पूरे ग्रैंड हॉल को चीरते हुए सीधी आगे बढ़ती है। वो बीम रास्ते में खड़े हर बड़े इंसान को इग्नोर कर देती है और जाकर बिल्कुल सीधा नन्हे लूसियस के सीने पर रुक जाती है, जो मेड की गोद में बिल्कुल शांत बैठा होता है। ये देखते ही इंपीरियल अप्रेजर झटके से मुड़ता है। उसकी आंखें हैरानी से फट जाती हैं। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतनी डरावनी पावर का मालिक एक नवजात बच्चा हो सकता है। लूसियस की स्पिरिचुअल ओरा का दबाव इतना भयानक होता है कि सेक्रेड ऑब पर तुरंत बाल जैसी पतली दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। क्रैक क्रैक क्रैक। अगले ही पल तड़ाक, गोल्डन ग्लास आर्टिफैक्ट अप्रेजर के हाथ में ही हजारों टुकड़ों में टूट जाता है। शीशे के चमकते हुए टुकड़े हवा में तैरने लगते हैं और उन सबके बीच छोटा लूसियस बिना पलक झपकाए बिल्कुल शांत नजरों से सब कुछ देखता रहता है। इंपीरियल अप्रेजर डर के मारे जोर से सांस खींचता है। उसकी आवाज कांप उठती है। ये नामुमकिन है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि जिस मॉन्स्टर को वो ढूंढ रहा था वो एक नन्हा सा बेबी निकला। हॉल में मौजूद सारे सर्वेंट्स और लेडी एल्मिनिस्टर भी शौक से जम जाते हैं। सेक्रेड आर्टिफैक्ट का यूं अचानक टूट जाना सबके होश उड़ा देता है। लूसियस अपनी चमकती हुई सुनहरी आंखों से सीधा अप्रेजर की तरफ देखता है। एक्सपोज होने के बाद भी उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं होता। वो बिल्कुल शांत और कंपोज्ड रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको ये सीरीज जरूर पसंद आ रही है। और हाँ, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप इसका अगला पार्ट बिल्कुल मिस न कर पाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।